कांग्रेस के नेताओं के लिए गांधी भवन नामपल्ली पर हंगामा कर दिए। एक यंगस्टर होने के नाते वहां पर चीख और पुकारा कर दिए, गांधी भवन को हिला दिया। क्या वजह था? नहीं कह सकते कि बात जो है पूरे को गलत है। यकीनन कांग्रेस से कुछ फैसले गलत हुए हैं, यकीनन हुए हैं। इसीलिए आज हम नरसिम्हा राव की बेटी को किसने टिकट दिया एमएलसी का? कांग्रेस आएंगी तेलंगाना में तो ये 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए क्या देंगी या नहीं देंगी, इसके ऊपर एक सवाल बहुत ही पब्लिक में चल रहा। क्या 12% रिजर्वेशन के ऊपर काम कर सकती क्या? आंध्रा में वाईएसआर पार्टी गरीब आवाम को जमीनात दे रही, यहाँ पर डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को तकलीफ हो रही। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या डबल बेडरूम्स का भी कुछ जिक्र है या इसके बारे में आपकी क्या सोच? थोड़ी पब्लिक में एक ऐसा बात चलती है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, बोलते हैं ऐसा। तेल और पानी कभी नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। तेलंगाना में अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते क्या कांग्रेस वाले? रेवंत रेड्डी साहब का ऐसा क्या हो गया, आप हाथ लगा के पुतला जला दिए साहब? अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप आपके सवाल को बदल लेंगे। मैंने रेवंत रेड्डी साहब के पुतले को नहीं जलाया, मैं बाजू खड़ा जरूर था, और जिन साहब ने जलाया मैं उनके बराबर जरूर खड़ा था, लेकिन मैंने पुतला जलाया नहीं। तो रेवंत रेड्डी साहब से कुछ आपका इख्तलाफात नहीं है? देखिए, हर घर में इख्तलाफ होते हैं। और सवाल, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी आप पर एक्शन लेंगी? अगर लेती है तो आप क्या पार्टी छोड़ देंगे? तो खास तौर पे जो है ना, ओल्ड सिटी से क्यों जरूरी है? दूसरी जगह भी तो ठहर सकते थे कांग्रेस के लोग, तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब आबरू पे बात आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है अगर हम, तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, या मैं इस मेयार का लीडर नहीं हूँ, या मेरा रुतबा पार्टी में इतना बड़ा नहीं है कि मैं इस मौजू पे अपनी ख्यालात का इजहार कर सकूं। किसने किया? बट कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के बड़े नेता लोग आरएसएस के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर कुछ स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इसके रिलेटेड भी आप कुछ? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए उसे तो भूला नहीं कहते। जब वीडियो बन जाएगा। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हम उसी भवन में ठहर कर हम हमारे सदर को सवाल भी पूछ सकते हैं, ललकार भी सकते हैं, और फिर चौड़े से न्यूज रिपोर्टर के सामने इंटरव्यू भी देते हैं कि ये पाएगा। आप बातें अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह। क्या खाते आप? इल्म। अच्छा माशाल्लाह। सवाल एक ये है कि थोड़ी देर पहले आप ये कहे कि केसीआर की पार्टी यहाँ पर मस्जिदों को तोड़ती है और उसको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा बोलने का आपका। मगर जब कांग्रेस थी तो बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी, तो जब भी तो कांग्रेस थी ना साहब। यकीनन बाबरी मस्जिद का जो सानेहा हुआ, जो 1992 में हुआ, आपसे जो ना एक भी स्टेटमेंट रेवंत अन्ना के नीचे यहाँ से नहीं आया मुसलमानों को ऐसा लेकर, उसके ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ। यकीनन आएगा स्टेटमेंट। हम पावर में तो आए, अब पावर नहीं होगा, स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा? सिर्फ बयानबाजी होगी। बयानबाजी से लोग फेसबुक पे एक दूसरे को कमेंट करेंगे, फिर वो भड़केगा, लड़ेंगे। क्या जनता के पास पावर नहीं है कि एक आम जनता भी एक्शन ले सकती है ऐसी चीज़ों के ऊपर? तो हिंसा हुई थी, तो क्या आने वाले वक्त में भी हो सकती है क्या ऐसा? यकीनन अगर मुल्क जिस प्राइवेट फाउंडेशंस वाले, प्राइवेट कमेटी वाले, वो नहीं मालूम कि कुछ चंदे चोरा भी जो है ना आ जाते हैं इसमें, मगर गरीब लोगों के कारोबार को या गाड़ियों को रोड पर रोकते हैं, बड़े बड़े नामा लेकर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारे ईदों में तुम नहीं आना, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन ली हुई, क्या एक्शन लेती ऐसे कम्युनल वायलेंस करने वालों के लिए? देखिए, मैंने वही तो कहा कि मैं एक पॉलिटिकल नोवाइस हूँ, नया पॉलिटिक्स के मैंने दर्शन किए हैं। कितने साल हो रहा आप ज्वाइन हो गए कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस में 7 साल से हूँ, लेकिन मैंने गांधी भवन में कदम यूं कहे महीने 2 महीने या 3 महीने से मैंने गांधी भवन में आना जाना शुरू किया है। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरे पार्टियों को ज्वाइन क्यों नहीं करे साहब आप? इसमें ऐसा क्या खास बात? देखिए, इसके ऊपर क्यों जवाब नहीं देते? रेवंत अन्ना का कोई ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं आया, मगर ऐसे तो कई हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े नेता लोग टोपी पहन लेते हैं, मगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ में जो है ना सपोर्ट नहीं करते बहुत सारे जगहों पर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रेवंत अन्ना तो अभी प्रेजेंट में
एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बट आवाज़ तो उठा सकते थे। तो क्या आप लोग जो बेबाकी के साथ में जो गांधी भवन में ठहर कर पुतले जलाते हैं या बोलते हैं, तो आप लोग का कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि इन चीज़ों को लेकर इलीगल एक्टिविटी करते हुए, प्राइवेट फाउंडेशन और तंजीमा चलाते हुए लोगों को, मजलूम मुसलमानों को, गाड़ियों को रोककर उनके कारोबार से रोकते और इसको कम्युनल वायलेंस में जो है ना वो करते, ऐसा क्या है? वो भी लोग बीजेपी के हैं और इसके ऊपर आप बताइए। ख़ास तौर पे जो है ना ये चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है और इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही कांग्रेस गवर्नमेंट। दूसरी पार्टीज में ऐसे एहतजाज नहीं होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपका ओपिनियन क्या है? रद्द अमल क्या है? रेवंत अन्ना इन्हों ताल्लुक था इनका बीजेपी से और इन्हों यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वहाँ की बोल के, ऐसा भी जो है ना एक वो बात सामने आई। तो इसके बारे में आप भी एक कांग्रेस के लीडर होने के नाते, एक यंगस्टर, एक लीडर, एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते आपका क्या थिंकिंग है रेवंत अन्ना के बारे में भाई? और एक सवाल, टीआरएस की मैनिफेस्टो पर आपका क्या कहना है लीडर साहब? 12% धोखा है, केसीआर झूठा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैदराबाद के उभरते हुए सितारे अब्दुल खादर अमूदी साहब के पास आए हैं कुछ सवालात लेकर जो आवाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हमारे अब्दुल खादर अमूदी साहब हमेशा पब्लिक के लिए काम करते हैं और ये कांग्रेस से ताल्लुक़ भी रखते हैं और इनसे कुछ सवालात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए एंड तक और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपके सवालात के जवाबात भी हमको अच्छे मिलेंगे। और हम अब्दुल खादर अमूदी साहब से सवालात के बाद में जवाबात भी लेंगे और इसके ऊपर एक्टिविटीज़ के रिलेटेड भी बात करेंगे। खादर साहब हमेशा पब्लिक के लिए ठहरते हैं और अभी जो है ना हम आपके सवालात को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल खादर साहब, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई आपकी जिसमें आप कांग्रेस के नेताओं के लिए गांधी भवन नामपल्ली पर हंगामा कर दिए। एक यंगस्टर होने के नाते वहां पर चीख और पुकारा कर दिए, गांधी भवन को हिला दिया, क्या वजह है साहब? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, इज्जत से नवाजा है। तो आप अपनी सवालों को बड़ी बेबाकी से पूछिए और ये उम्मीद रखिए कि मैं अपने जवाब जो है उतनी ही बेबाकी से दूंगा। आपका सवाल कि गांधी भवन में हमने हंगामा क्यों किया? 2 साल मुसलसल किसी के साथ काम करना इस उम्मीद में कि शायद उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, काबिल एहतराम शख्स हैं, और उनको टिकट ना दिया जाने पर हमने ये अपनी आवाज़ उठाई। एक मकबूल शायर का शेर है कि जब आबरू पे बात आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा है अगर हम तो जिंदा नज़र आना भी चाहिए। तो हमने यही कोशिश की कि अपनी आवाज़ को अपनी पार्टी के आला कमान तक पहुंचाएं और यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। देखिए, किसी और पार्टी में आपको ये नहीं मिलेगा कि आप एहतजाज करें या इसकी मजम्मत करें। कांग्रेस पार्टी ये वाहिद पार्टी है जिसने इस मुल्क को संविधान दिया है और हमारी पार्टी के अंदर भी एक अपना संविधान है जो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी तफर्रुखात को, अपने इख्तिलाफात को पार्टी के पास पहुंचाएं, और वही पहुंचाने का हमने काम किया है। बस। अगर ये गांधी भवन में हंगामा कर दिया, पूरा हिला के रख दिया पूरा, ऐसा कांग्रेस के खास तौर पर कुछ नेताओं को यहाँ पर सीट नहीं मिली, इसकी वजह से जो ना माइनॉरिटीज के साथ जो प्रॉब्लम हुआ रेवंत रेड्डी जी को लेकर, तो खास तौर पे जो है ना ओल्ड सिटी से क्यों जरूरी है? दूसरी जगह भी तो ठहर सकते थे कांग्रेस के लोग, तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पुराने शहर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और इसी वजह से उम्मीद भी यही की जा रही थी कि मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे। अब ये कहिए कि मैं एक पॉलिटिकल नोवाइस हूँ, नया पॉलिटिक्स के मैंने दर्शन किए हैं। कितने साल हो रहा आप ज्वाइन हो गए कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस में 7 साल से हूँ, लेकिन मैंने गांधी भवन में कदम यूँ कहें महीने 2 महीने या 3 महीने से मैंने गांधी भवन में आना जाना शुरू किया है। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरे पार्टियों को ज्वाइन क्यों नहीं करे साहब आप? इसमें ऐसा क्या खास बात? देखिए, हर किसी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है।
आपकी सोच अगर उस सोच से मेल खाती है तभी जाके आप उस पार्टी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। हम स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं कि आज़ादी के वक्त कैसे, आज़ादी से पहले ये पार्टी इस मुल्क में हुआ करती थी और कैसे अंग्रेज़ों से इस पार्टी ने अपने हक को छीना और फिर मुल्क जिस हालात में अंग्रेज़ों ने छोड़ कर गया था, चूस लिया था, इस मुल्क को ख़त्म कर दिया था। इंसान की जीने की आयु 32 साल 33 साल, सपेरों का मुल्क कहा जाता था, स्नेक चार्मर्स का। इस मुल्क को नेहरू की सोच और इंदिरा गांधी की सोच आज यहाँ तक लेकर आई है कि आज हम चांद पर, चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल हुआ, हम चांद तक पहुंचे। अगर हम ये सोच नहीं रखते, ये तरक्की याफ्ता सोच नहीं रखते, तो क्या आज हम चांद पे जाते? लोग तो हमें स्नेक चार्मर्स का मुल्क कहते। तो हम बहुत, अगर सुपर पावर्स आज मुल्क के अंदर, हमारी दुनिया भर के अंदर इस मुल्क को सुपर पावर कहा जाता है, तो इसके पीछे एक सोच, एक नजरिया है जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर और इस मुल्क को इन सब चीजों से सजाया है। और यही सोच है कांग्रेस पार्टी की जो मुझे यहाँ पर जोड़ती है। और मेरे और आपके अजदाद इस पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, कुर्बानियां दी हैं और किसी मुस्लिम पार्टी को इस मुल्क में नहीं बनाया। और मौलाना अबुल कलाम जैसे शख्सियत इस मुल्क की, इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं और इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं क्यों इस पार्टी से नहीं जुड़ूं? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और गांधी जी की सोच और बहुत एक अच्छी सोच है, बेहतरीन सोच है। मगर अभी क्या कांग्रेस आएंगी तेलंगाना में, तो ये 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए क्या देंगी या नहीं देंगी, इसके ऊपर एक सवाल बहुत ही पब्लिक में चल रहा। क्या 12% रिजर्वेशन के ऊपर काम कर सकती क्या? 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। बाद में एक जर्नलिस्ट ने, जब दिबांग साहब ने सवाल किया अमित शाह से, तो उन्होंने कहा कि ये सियासी जुमला है। 12% भी एक सियासी जुमला है। 2014 से 2024 तक टीआरएस की पार्टी को बहुमत मिला है, 60 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर मिली है बहुमत। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद टीआरएस पार्टी और फिर अलायंस में जो मुस्लिम पार्टी उनके साथ है, जब मुस्लिम पार्टी और टीआरएस पार्टी दोनों साथ में है, तो 10 साल में 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? इसको आपको समझना है। ये लोगों को बहस बहकाया जा रहा है कि 12% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसके लिए आपको संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, 50% से ज्यादा आप किसी को कोटे में नहीं दिया जा सकता। एससी, एसटी, दलित, माइनॉरिटीज और अदर कास्ट को मिलाकर 50% कोटा तेलंगाना स्टेट के अंदर मुकम्मल हो चुका है। और कांग्रेस के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस आएगी तो 12% रिजर्वेशन देगी। हमने केसीआर साहब से सवाल जरूर पूछा है कि आप 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये कांग्रेस ही है जिसने 4% रिजर्वेशन दी थी, जिसके चलते आज लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये भी एक सच है। तो आपको कांग्रेस की अच्छाइयों को देखना चाहिए। और 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल कांग्रेस से नहीं बल्कि टीआरएस के और उनके अलायंस पार्टनर से पूछा जाना चाहिए। तो अभी जो कुछ नामचीन लोगों को सीट नहीं मिली, इसमें आप भी क्या कांग्रेस छोड़ देते? सवाल अच्छा है आपका। देखिए, आप अब घर में वालिद से लड़ाई करते हैं तो आप बाप नहीं बदल लेते, नहीं बदल लेते, आप घर छोड़ के नहीं चले जाते। तो कांग्रेस हमारा परिवार है, ये पार्टी हमारी रगों में दौड़ती है, हम पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले भी कहा हूं, ये पार्टी मुझे अधिकार देती है कि मैं इख्तिलाफ कर सकता हूं, अपनी आवाज उठा सकता हूं। मैंने पार्टी के दायरे में रहते हुए, पार्टी के डोमेन में रहते हुए, मैंने पार्टी से सवाल जरूर पूछे हैं। मेरा हक था, पार्टी ने मुझे यह हक दिया था, मैंने उसका इस्तेमाल किया और मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने से जवाब मिलते हैं और जवाब मिलने पर इत्मीनान भी होता है। हमें जवाब मिल चुका है, अब हम इत्मीनान से बैठे हैं। आपने गांधी भवन में माइनॉरिटीज को टिकट ना मिलने पर एहतजाज किया। हम आपसे उसकी वजह जानना चाहते हैं।
मैंने आपको बताया ना, वजह यही है कि मुसलसल ग्राउंड पे काम करने के बाद पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम लोगों ने एहतजाज किया। पार्टी ने हमको बताया इसकी वजूहात क्या है, और जब ये बात समझ में आ गई कि पार्टी ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया, तो हमने पार्टी के फैसले को माना। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब का ऐसा क्या हो गया, आप हाथ लगा के पुतला जला दिए साहब? अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप आपके सवाल को बदल लेंगे। मैंने रेवंत रेड्डी साहब के पुतले को नहीं जलाया, मैं बाजू खड़ा जरूर था, और जिन साहब ने जलाया मैं उनके बराबर जरूर खड़ा था, लेकिन मैंने पुतला जलाया नहीं। तो रेवंत रेड्डी साहब से कुछ आपका इख्तलाफात नहीं है? देखिए, हर घर में इख्तलाफ होते हैं। पार्टी मेरी परिवार है, मेरे पार्टी के सदर से मेरे इख्तलाफ हो सकते हैं। मैंने सवाल पूछे, मुझे जवाब मिल गए, मैं इत्मीनान हो गया, और बस। दूसरा सवाल, दूसरी पार्टीज में ऐसे एहतजाज नहीं होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, रद्द अमल क्या है माइनॉरिटीज? यही तो फर्क है दूसरी पार्टियों में हम में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दो तरह से चलती है, एक पार्टी का संविधान होता है, और एक दूसरी पार्टियां डर से चलती हैं। डर से। आप बताइए, किसी पार्टी के अंदर एहतजाज दर्ज होता है? कोई और पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर आप ऐसा बवाल खड़ा कर सकते हैं? या आप किसी पार्टी के लीडर पर ग्राउंड पर कोई काम जब नाशाइस्ता काम हो जाता है या काम की तकमीली नहीं होती, तो आप सवाल कर सकते हैं? आपका पार्ट 2 वीडियो बन जाएगा। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हम उसी भवन में ठहर कर हम हमारे सदर को सवाल भी पूछ सकते हैं, ललकार भी सकते हैं, और फिर चौड़े से न्यूज रिपोर्टर के सामने इंटरव्यू भी देते हैं कि ये पार्टी मेरे घर की है, मैं पार्टी का हूं, और ये पार्टी देश की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को जिताना इस देश के अंदर जरूरी है। जिस तरीके के हालात से इस मुल्क गुजर रहा है, उसके अंदर सबको, न सिर्फ माइनॉरिटीज को बल्कि इस देश के हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करना है। एक सेक्युलर पार्टी को जो इस मुल्क को तरक्की कराना चाहती है, उसे इख्तिदार में लाना है। पार्टी ने मुझे एक युवा नेता के होने की जिम्मेदारी दी है, युवाओं को जोड़ने की, और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के मैसेज को पहुंचाने की मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, मैं इसका जो है शुक्र अदा करता हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी है उस पर मैं खरा उतरूं। एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी आप पर एक्शन लेंगी? अगर लेती है तो आप क्या पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, पार्टी एक्शन लेना ये तो पार्टी का अधिकार है। मैंने संविधान के, पार्टी के संविधान के दायरे में रहते मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। अगर पार्टी एक्शन लेती है तो ये पार्टी का फैसला है, पार्टी के सदर का फैसला है। चाहे जो भी फैसला हो, मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और एक और सवाल, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को अवाम बिलखुसूस मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दे? यूएपीए का नाम सुना है? कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक ऐसा कानून इस मुल्क के अंदर पार किया गया है, पार्लियामेंट के अंदर, जिसके तहत आप किसी को भी उठा के ले जाएंगे, किसी को भी उठा लेगी पुलिस, और ये आपके ऊपर होगा कि आप सबूत दे कि आप बेकसूर हैं, जबकि आप जेल में बंद होंगे। तो एक ऐसा कानून है, इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाएगा। अगर बीजेपी ये कानून पार कर रही है इसलिए कि कांग्रेस उस वक्त मुल्क में कमजोर है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी फिल वक्त मुल्क के अंदर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस की राज्यसभा और लोकसभा में अच्छी तादाद होती, बड़ी तादाद होती, तो हम ऐसे कानून को रोकने की काम करते। अब कांग्रेस इस इख्तिदार में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस पोजीशन में आए ताकि ये जो ड्रैकोनियन लॉज है ये रोके, और बिलखुसूस ये मुसलमानों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो भाजपा से और आरएसएस से मेल नहीं खाती, जिनकी सोच, जो सरकारों को सवाल करते हैं, उनको दबाने के लिए रोजाना ऐसे कानून पास कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए, कभी गाय के ज़बीहे के नाम पर अखलाक को मार दिया जाता है, तो कभी नफरत के नाम पर किसी आसिफा को एक इबादत गाह के अंदर उसकी इज्जत लूटकर उसको मार दिया जाता है, तो किसी जुनैद को ट्रेन के अंदर टोपी के नाम पर मार दिया जाता है। ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है,
गौरी लंकेश जैसे लोगों को जो न्यूज आर्टिकल्स लिखते हैं भाजपा जैसी पार्टियों के खिलाफ, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। जस्टिस लोया जैसे लोगों को मार दिया जाता है। तो इसी वजह से न सिर्फ मुसलमानों को, सारे देश के लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और मुसलमान बिलखुसूस चाहिए कि मुल्क के अंदर एक ताकत बख्शने का काम मुसलमान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी अब 25% आगे चल रही है हर पार्टी से, क्योंकि फासिस्ट जो मेंटालिटी है वो पूरी बीजेपी से जुड़ी हुई है। थोड़ी पब्लिक में एक ऐसा बात चलती है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है बोलते हैं, ऐसा तेल और पानी कभी नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकते। और एक सवाल, टीआरएस की मैनिफेस्टो पर आपका क्या कहना है लीडर साहब? 12% धोखा है, केसीआर झूठा है। इसका मैनिफेस्टो, केसीआर साहब का मैनिफेस्टो भी झूठा है। केसीआर साहब इससे पहले 10 लाख घर बना के देते बोले थे, कितने लोगों को घर मिले? 12% रिजर्वेशन मिल गया आपको। सेक्युलर होने का दावा करते, लेकिन इस शहर के अंदर 7 मस्जिदों को तहस नहस कर दिया गया। क्या मस्जिदें बन गई? इसका सवाल का जवाब आप लोगों को। कांग्रेस आने के बाद में अगर के तेलंगाना में अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते क्या कांग्रेस वाले? देखिए, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, या मैं इस मेयार का लीडर नहीं हूं, या मेरा रुतबा पार्टी में इतना बड़ा नहीं है कि मैं इस मौजू पे अपनी ख्यालात का इजहार कर सकूं। क्या ठीक है। देख, और एक सवाल ये है आपसे, अगर के कांग्रेस आई तो हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को फायदा क्या क्या होगा? जरूर होगा फायदा। मैनिफेस्टो देखिए आप। हम एजुकेशन की फील्ड में जो नौजवान आगे बढ़ना चाह रहा है, हम उनके लिए 5 लाख रुपीस का लोन फराहम करेंगे जो इंटरेस्ट फ्री होगा। हम लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए ट्रैवलिंग गवर्नमेंट बसेस में फ्री कर रहे हैं। क्या उसमें मुसलमान औरतें शामिल नहीं है? नहीं है क्या? हम आरोग्यश्री की स्कीम जो 5 लाख रुपए की हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में दी गई थी कांग्रेस के उस टाइम पर, जो आज तक कंटिन्यू है, जो लोग हॉस्पिटल्स के बिल नहीं पे कर पाते वो आज उससे फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, तो हम उसको 10 लाख तक करेंगे। तो ये कांग्रेस जो करती है अपने वादों पर खरी उतरती है। आप राजस्थान चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन किया है, हमने सरकार आते ही पहले हफ्ते में इन वादों को पूरा किया है। राजशेखर रेड्डी साहब की सरकार थी, किसानों का लोन हमने माफ किया आते ही। तो कांग्रेस हमेशा से जनता के लिए काम करती आ रही है, देश के लिए काम करती आ रही है, और इसमें मुझे कोई बोलने में हिचक नहीं है कि कांग्रेस अगर आएगी तो न सिर्फ माइनॉरिटीज का, सारे तेलंगाना का, और जहां जहां से कांग्रेस जीत के आएगी वहां वहां पर सारे कास्ट के सारे लोगों के, सारी ह्यूमैनिटी का, देश की जनता का फायदा होगा। एक और सवाल, मोदी साहब, रेवंत अन्ना का एक वीडियो सामने आया था कि उसमें उनका कहना था कि ये लोग जो बोले वो मैनिफेस्टो को बढ़ा दे रहे, वो सेंट्रल से एक आ रहा, सोनिया गांधी जी की जानिब से, राहुल गांधी जी की जानिब से, मगर ये लोग ऐसा ऐसा कर दे रहे, ऐसा ऐसा कर दे रहे बोल के ऐसा वो बता रहे थे। तो इसी के चलते भी जो है ना, कुछ आपके ही पार्टी के नेता लोग ये बताए और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग भी ये बताए, ये बात सामने आई कि रेवंत अन्ना इन्हों ताल्लुक था इनका बीजेपी से और इन्हों यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वहाँ की बोल के, ऐसा भी जो है ना एक वो बात सामने आई। तो इसके बारे में आप भी एक कांग्रेस के लीडर होने के नाते, एक यंगस्टर, एक लीडर, एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते आपका क्या थिंकिंग है रेवंत अन्ना के बारे में भाई? कांग्रेस बुझ चुकी थी। कांग्रेस तकरीबन खत्म हो गई थी। एक तिलिस्माती नेता के तौर पर पिछले सालों से, जब से उन्होंने कांग्रेस की सदारत संभाली है तेलंगाना के अंदर, एक नई जान फूकी एक रेवंत रेड्डी साहब ने। और मैं नहीं समझता कि अलग अलग तरह के सेंटर से एक मैनिफेस्टो आया है या स्टेट से अलग आया है। सोनिया गांधी जी ने जयभेरी जो मीटिंग यहाँ पर तुगुड़े में की गई थी, उसमें उन्होंने ये 6 स्कीम्स का, जिसमें हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, खवातीन को बस ट्रैवल देंगे, बुजुर्गों का पेंशन 2000 से 4000 करेंगे, किसानों को पर एकड़ 15,000 रुपए देंगे, आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए किया जाएगा जो मौजूदा 5 लाख रुपए है, और खवातीन को जो 35 साल की उम्र की हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर शादीशुदा होकर बेवा हो चुकी हो, उन लोगों को हम ये 2500 रुपये महीना फराहम कर रहे हैं, और दीगर स्कीमात भी हैं।
तो इसमें कोई तफर्रुकात नहीं है। जो सेंटर से आया है, जो आला कमान से आया है, वो स्टेट की आला कमान को भी मानना पड़ेगा। वही मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ है, वही लोगों के दरमियान में है, उसी का हम पर प्रचार कर रहे हैं और ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा और लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। आपकी क्या थिंकिंग है अगर के तेलंगाना में आपकी कांग्रेस पार्टी बनती है तो यहाँ पर ये सब देने से अलावा आप हॉस्पिटल्स फ्री कर दो, स्कूल्स फ्री कर दो, एवरीथिंग फ्री कर दिए तो कैसा रहेंगे? आपकी क्या थिंकिंग है? ये ऑफर से अच्छा, ये लालूच, ये जो ऑफर से अच्छा तो जो है ना वैसा रहेगा ना जैसे कि एक दिल्ली में जो है ना केजरीवाल की जो पार्टी ने काम कर रही है। आपकी क्या थिंकिंग? यकीनन ना, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि फ्रीबीज बांटे जाए। ये तो इलेक्ट्रिक बिल भी आप जो है लालच देने वाली जैसी बात हो जाएगी। सोचती पब्लिक है, पब्लिक मैंने सोचती, सोचना वाजे है, सोचना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, पॉलिटिक्स आज की ऐसी हो गई है कि हर पार्टी ये स्कीम लेके आ रही है और लोगों का रुझान भी उधर हो रहा है। तो वक्त के हालात से सबको बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलता वो सड़ जाता है। रगों में जो खून न दौड़े वो थम जाए और इंसान की मौत हो जाती है। फजाओं में अगर तब्दीली ना हो तो इंसान सांस कहाँ से लेगा? तो हालात के हिसाब से सबको बदलना है। अब सब लोग फ्री बीज लेके आ रहे हैं और केजरीवाल साहब ने ही तो इसकी इब्तिदा की थी। केजरीवाल साहब ही तो पॉलिटिकल पहले ऐसी पार्टी है जिन्होंने फ्री स्कीम्स का ये इजाद किया था इस मुल्क के अंदर। वरना तो गवर्नमेंट स्कूल में आपके और मेरे बड़े जब पढ़े थे इस मुल्क के अंदर, आप आज से 70 साल 50 साल पहले चले जाइए, हर गली बस्ती में गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हुआ करता था, प्ले ग्राउंड हुआ करता था, हॉस्पिटल्स हुए करते थे। ये एक सच है, ये हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग सत्ता में काबिज होकर इसको बर्बाद कर चुके हैं। कांग्रेस आएगी तो यकीनन हम इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन जो वादे हमने किए थे, मैं अभी भी कह रहा हूं, हम उस पर खरा उतरेंगे, हम उनको निभाएंगे। आंध्रा में वाईएसआर पार्टी जी, गरीब आवाम को जमीनात दे रही, यहाँ पर डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को तकलीफ हो रही। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या डबल बेडरूम्स का भी कुछ जिक्र है या इसके बारे में आपकी क्या सोच? देखिए, आंध्रा की सियासत में हमारा अभी कोई वर्चस्व नहीं है, हम सिफर पर हैं, तो मैं उस स्टेट के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं तेलंगाना की बात करूंगा और हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो दिया है हम उसी पर अमल करेंगे। 2 बेडरूम का हमने वादा नहीं किया है और अगर किया हो, अगर ऐसी बात हो तो मुझे बिल्कुल अभी पता नहीं। कांग्रेस आएंगी तो क्या डबल बेडरूम नहीं मिलेंगे क्या आवाम को? ये सवाल का जवाब देने के मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं एक दायरे के अंदर काम करता हूं और ये सवाल का जवाब देना मेरे दायरे के अंदर नहीं। इसके हैंड में बराबर। एक आपसे ये सवाल है, हैदराबाद शहर में एक अमूदी फैमिली है जो बहुत ही फेमस है। लोग बोलते हैं कि अमूदी फैमिली, अब आप आए, अब जैसे कि जो ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान वहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। बीजेपी के कुछ नेता लोग बोलते हैं भाई वहाँ चले जाओ, बाजू के मुल्कों में चले जाओ, इधर चले जाओ बोलते हैं। तो ये चीज़ तो एक कम्युनल बैलेंस आज तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या कांग्रेस रोकेंगी जो मॉब लिंचिंग के नाम पर और मुसलमानों को मारा जा रहा है और बुर्खा पहनने के उस पर भी जो पाबंदी लगाई जा रही है, उसको कर्नाटक इस में हिंसा को कैसा रोकेंगे? कर्नाटक में आप देखिए, बुरखे पर बैन लगाने की कोशिश की गई, मुसलमानों को जदकूब किया गया। सिद्धरामैया जी की सरकार जब पहले ही दिन आई तो पहले ये रूल निकाल दिया कि ये सब चीज़ नहीं होगा। हमने जो वादा किया था मुसलमानों से, हमने कर्नाटक में किया। और 2014 से पहले आप बताइए, क्या मुल्क के अंदर गाय के ज़बीहे के नाम पर 2 प्यार करने वालों को लव जिहाद का नाम देकर कभी ये कत्ल हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। मुल्क में ये हालात बना दिए गए हैं और यकीनन कांग्रेस आएगी तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की हम मांग अभी भी कर रहे हैं। और अगर हम पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से आते हैं 2024 के इलेक्शन में, तो यकीनन कांग्रेस सारी पार्टीज़ की मीटिंग को कन्वीन करेगी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दलित को भी इस मुल्क में उसी तरीके से घोड़े पर बैठने से किसी दलित को मार दिया गया। हाथरस में एक दलित बेटी को उसका चीर हरण करके उसकी इस्मत को लूट कर जला दिया गया। तो ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर दलितों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं।
और मुल्क में ये हवा फैलाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है। हमने कभी छुआछूत नहीं किया। हम एक ही थाली में बैठकर खाना खाए हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। और ख्वाजा अजमेरी ने 90 लाख लोगों को इस मुल्क के अंदर जो अछूत कहा करते थे उनको हाथ से खाना खिलाया और इस्लाम पर उनको कबूल करवाया, सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाकर। तो मुसलमान की हमेशा से तारीख रही है कि मुसलमान हिंदू के साथ कदम ब कदम चला है। ये तो भाजपा का नैरेटिव है कि मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान और हिंदू तो हमेशा से इस मुल्क में एक साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। एक अच्छी पॉलिटिक्स, एक अच्छे नैरेटिव, एक अच्छी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। तो कांग्रेस वो आइडियोलॉजी है जो मुल्क के अंदर सारों को जोड़कर ले चल सकती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा देश की जनता से, और एक युवा नेता होने के नाते युवाओं से मैं अपील करूँगा कि देश का युवा, तेलंगाना का युवा और मेरे शहर का सोया हुआ युवा जाग जाए और कांग्रेस पार्टी को एक बार मौका दे। फिर देखें कत्ल और गारत का जो माहौल इस शहर में बना है ये ख़त्म हो जाएगा। आप बातें अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह। क्या खाते आप? इल्म। अच्छा माशाल्लाह। सवाल एक ये है कि थोड़ी देर पहले आप ये कहे कि केसीआर की पार्टी यहाँ पर मस्जिदों को तोड़ती है और उसको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा बोलने का आपका। मगर जब कांग्रेस थी तो बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी, तो जब भी तो कांग्रेस थी ना साहब। यकीनन बाबरी मस्जिद का जो सानेहा हुआ, जो 1992 में हुआ 1990 बराबर, ये एक बहुत दुखदायक है, बहुत जो है इसकी अफसोसनाक सानेहा है। आपको ये जानना होगा कि बाबरी मस्जिद का जब इन्हदाम किया गया तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया था, ये जिम्मेदारी दी थी कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कि वो मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसे गिरने से रोका जाए। ये जिम्मेदारी उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार की थी, ये नरसिम्हा राव साहब की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं। एक बाप जब घर चलाता है और जब उससे कुछ गलती हो जाती है, मसलन अगर उसकी बेटी की शादी किसी एक घर में करा देता है और उसका शौहर अच्छा ना होने की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि बाप जो है पूरे को गलत है। यकीनन कांग्रेस से कुछ फैसले गलत हुए हैं, यकीनन हुए हैं। इसीलिए आज हम नरसिम्हा राव की बेटी को किसने टिकट दिया? एमएलसी का, टीआरएस पार्टी ने दिया। और उस एमएलसी का सपोर्ट किसने किया? एक लोकल पार्टी ने उस एमएलसी का सपोर्ट किया। किसने किया? हम कांग्रेस ने किया। बट कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के बड़े नेता लोग आरएसएस के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर कुछ स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इसके रिलेटेड भी आप कुछ देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए उसे तो भूला नहीं कहते। जब जो हिंसा हुई थी तो क्या आने वाले वक्त में भी हो सकती है ऐसा? यकीनन अगर मुल्क जिस तरीक़े से अब चल रहा है, एक कोयले की पहाड़ के ऊपर ये मुल्क ठहरा हुआ है, चिंगारी की ज़रूरत है। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात अलग है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आज डिजिटलाइजेशन हो गया। आज जो तेज़ी से ख़बर पहुंच रही है वो देर से पहुंचती थी, अखबार के ज़रिए पहुंचती थी, दूसरे दिन पहुंचती थी, हालात को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आज मुल्क के हालात वैसे नहीं हैं। अगर हम नफ़रत की इन दीवारों को नहीं गिराएंगे, हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, ये बातें करने वाले और पब्लिक के अंदर अपना मैनिफेस्टो पेश करने वालों को और पार्टी के लीडरों की ख़यालात को नज़र में रखते हुए अपने बेशकीमती वोट का सौदा ना करेंगे तो फिर इस मुल्क को बचाया जा सकता है। ठीक है। एक और एक सवाल आपसे, कुछ पार्टी वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल देते हैं कभी, और जब कांग्रेस के कुछ लोग जो है ना जब आवाज़ नहीं उठाते। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्राइवेट फाउंडेशंस वाले, प्राइवेट कमेटी वाले, वो नहीं मालूम कि कुछ चंदे चोरा भी जो है ना आ जाते हैं इसमें, मगर गरीब लोगों के कारोबार को या गाड़ियों को रोड पर रोकते हैं, बड़े बड़े नामा लेकर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारे ईदों में तुम नहीं आना, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी
क्या एक्शन ली, क्या एक्शन लेती ऐसे कम्युनल वायलेंस करने वालों के लिए? देखिए, मैंने वही तो कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो हम ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन करेंगे, ये होना चाहिए, दस्तूर है कि सब पार्टियों को बुलाए और इन हालात पर डिस्कशन कर कर पार्लियामेंट में एक प्रोसीजरल वो होता है, प्रोसीजर होता है जिसके तहत बिल्स को लाया जा सकता है। कांग्रेस अकेले किसी चीज़ पर नहीं कर सकती। अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं, सिंगल मेजॉरिटी में आते हैं, तो यकीनन कांग्रेस इसको बदलेगी और हम इसको आवाज़ उठाते रह रहे हैं कि इन चीज़ों को बदला जाना चाहिए और बदलेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। और आपने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, तो कांग्रेस इसके ऊपर क्यों जवाब नहीं देती? रेवंत अन्ना का कोई ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं आया, मगर ऐसे तो कई हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े नेता लोग टोपी पहन लेते हैं, मगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ में जो है ना सपोर्ट नहीं करते बहुत सारे जगहों पर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रेवंत अन्ना तो अभी प्रेजेंट में MP भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बट आवाज़ तो उठा सकते थे। तो क्या आप लोग जो बेबाकी के साथ में जो गांधी भवन में ठहर कर पुतले जलाते हैं या बोलते हैं, तो आप लोग का कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि इन चीज़ों को लेकर इलीगल एक्टिविटी करते हुए, प्राइवेट फाउंडेशन और तंजीमा चलाते हुए लोगों को, मजलूम मुसलमानों को, गाड़ियों को रोककर उनके कारोबार से रोकते और इसको कम्युनल वायलेंस में जो है ना वो करते? ऐसा क्या है? वो भी लोग BJP के हैं और इसके ऊपर आप बताइए। ख़ास तौर पे जो है ना ये चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है, मगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही कांग्रेस गवर्नमेंट। यकीनन देखिए, मुल्क भर में BJP और RSS की सरकार हर जगह फैली हुई है और इन संगठनों को उनसे शय मिल रही है। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि मज़ाहिब के रहनुमाओं के ऊपर और प्रॉफिट्स के ऊपर जब कुछ बोला जाता है तो हम खामोश क्यों होते हैं। उसकी एक वजह है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुल्क अब किस दहाने पर खड़ा है, कोयले की दहाने पर खड़ा है। आप जवाब ईंट का बदला अगर आप ईंट का जवाब जो है ईंट से देने लगेंगे तो सिर्फ शर फैलेगा। होगा यही कि दंगे फसाद होंगे, चलेगा। आपके घर में या किसी भी घर में 2 बच्चे होते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है 2 बच्चों के अंदर, तो माँ बाप क्या करते हैं अक्सर, जो बच्चा गलती नहीं करता है, जो कमज़ोर होता है, उसी को खामोश बिठा देते हैं कि बेटा तू खामोश हो जा। जिसने गलती की उसे खामोश नहीं बिठाते, इसलिए कि वो शर करने वाला है, वो शर्री है, उसकी वजह से घर में माहौल ख़राब हो सकता है, कुछ हादसा पेश हो सकता है। तो इसीलिए मुल्क के अंदर अब जो है शर करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब हम उस हालात में अगर हम जो है इस चीज़ की मजम्मत करेंगे तो शायद ऐसा हो कि ये जो चीज़ें हैं ये और बढ़कर और तेज़ी से ना हो जाए, और जो लोग काटे मारे जा रहे हैं इसमें और ज़्यादा इजाफा ना हो जाए, और खुलेआम दंगे ना बढ़ जाएं। तो पार्टीज़ जो है बहुत सोच समझ कर फैसला लेती हैं, चिल्लाने से फैसले नहीं होते, ऐवानों में सवाल उठाने से ग्राउंड पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास वो ताकत होनी चाहिए, उसको आप एक बिल बनाएं, एक बिल बनाकर उसे क़ानून बनाकर पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में पार करें। ना वो ताकत अब कांग्रेस के अंदर तेलंगाना में है, ना मुल्क के अंदर है। अब BJP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये 84 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी की सरकार मिली है, और वो भी 2 बार। 374 से ज़्यादा, 284 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BJP के तन्हा अकेले हैं। तो आप बताइए इस माहौल में क्या ये बिल पास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो सब्र का वक्त है, सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह कानून भी बनेंगे, सरकार भी बदलेगी, और कानून भी बदलेंगे, मुल्क भी बदलेगा, और फिर से 2014 से पहले इस मुल्क में जैसे अमन व अमान से हम एक साथ रहते थे फिर से रहेंगे इंशाअल्लाह। AIMIM पार्टी और कुछ दूसरे पार्टी की ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों के ऊपर एज पर द लॉ केसेस भी बुक करते और उसके ऊपर उनके स्टेटमेंट्स भी सामने आते हैं, और कांग्रेस के कुछ स्टेटमेंट ऐसा नहीं है इन लोगों के ऊपर। तो रेवंत रेड्डी अन्ना इसके ऊपर बोलना नहीं चाहते क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, स्टेटमेंट देने से, मीडिया चैनल पर जाकर तायीद करने से, वरगलाने से, बोलने से ज़मीन पर कर आज तक फ़र्क पड़ा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर 300 से ज़्यादा इस शहर के अंदर मर्डर हो चुके हैं, नौजवान मारे जा चुके हैं। किस तबके के मारे जा चुके हैं ये आप भी जानते हैं। तो फिर बताइए, 50 साल हमने जिनको सियासत दी है वो क्या सिर्फ न्यूज़ चैनलों में और जो है गैलरी पे प्ले करने के लिए है?
क्या शहर के अंदर तब्दीली आई, क्या मर्डर्स रुक रहे हैं? नहीं, मगर कांग्रेस तो पुरानी है और कांग्रेस रेवंत रेड्डी अन्ना को यहाँ पर चुन कर रखी है, तो वो हिसाब से जो है ना एक भी स्टेटमेंट रेवंत अन्ना के नीचे यहाँ से नहीं आया मुसलमानों को ऐसा लेकर, उसके ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ। यकीनन आएगा स्टेटमेंट, हम पावर में तो हैं, अब पावर नहीं होगा स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा? सिर्फ बयानबाजी होगी, बयानबाजी से लोग फेसबुक पे एक दूसरे को कमेंट्स करेंगे, फिर वो भड़केगा, लड़ेंगे। क्या जनता के पास पावर नहीं है कि एक आम जनता भी एक्शन ले सकती है ऐसी चीज़ों के ऊपर? जनता के पास ही पावर है, किसी के पास पावर नहीं है, क्योंकि जनता ही पार्टीज़ को बनाती है, जनता ही नेताओं को बनाती है। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये मुल्क के अंदर हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, हमने जहाँ जहाँ इस मुल्क के अंदर जब जब कोई संकट आया है या परेशानी आई है तो हमने अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन निकाले हैं, पीसफुल, पत्थरबाजी वाले नहीं। तो पब्लिक आए ना सड़कों पर, पब्लिक को भी तो आना चाहिए। आप हर चीज़ लीडर के ऊपर छोड़ देंगे तो आप अपना इत्तेहाद कब बताएंगे? हम इत्तेहाद की नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर इत्तेहाद है? ये भी एक सवाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपका इंटरव्यू लिए, माशाल्लाह से आपकी एक सोच अच्छी है और आपका स्टेटमेंट, आप बातें भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह। तो अमूदी साहब का मिलकर यहाँ पर जो है ना हमको बहुत ही बेहतरीन दिखा है। अमूदी साहब ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया, जो चीज़ों के हम सवालात करे थे उस सवालात के जवाबात भी दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिया, इस नाचीज़ को जो है इज़्ज़त बख्शी है। हमारे लिए भी दुआ करें और इस प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए दुआ करें कि सरकार की तब्दीली आए, कांग्रेस की सरकार आए और हालात को बदलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।